वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्किल क्लासेस में। और ये हमारी एंड्रॉयड की सीरीज़ चल रही है। तो हमने इससे पहले 5-6 वीडियो बना लिए हैं और सब में मैं नंबरिंग करता जा रहा हूँ ताकि आपकी एक सीक्वेंस बना रहे और आप उस सीक्वेंस में वीडियो को फॉलो कर सकें और एंड्रॉयड का डीप नॉलेज गेन कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। यहाँ से मैं एक पेन ले लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए। तो ये टॉपिक है एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। इससे पहले हम लोगों ने एंड्रॉयड के कंपोनेंट पढ़े थे। तो उसमें पहला और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था एक्टिविटी। आज हम इसकी लाइफ साइकिल जानेंगे। तो एंड्रॉयड सिस्टम ही होता है, एक्टिविटी उसका एक कंपोनेंट है और उसकी लाइफ साइकिल। अब ये लाइफ साइकिल जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप लाइफ साइकिल नहीं जानेंगे तो आप अपना कोड उस हिसाब से मॉडिफाई या प्लेस नहीं कर पाएंगे कि कौन से स्टेज पे कौन सा कोड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन की लाइफ साइकिल जानेंगे तो आप जानेंगे कि जब वो बच्चा है तो कौन सा काम उसको दिया जाना चाहिए, जब बड़ा हुआ तो कौन सा काम दे सकते हैं, जब थोड़ा मैच्योर हुआ तो कौन सा काम देना चाहिए और बूढ़ा हुआ तो कौन सा काम देना या लेना चाहिए। तो ये लाइफ साइकिल पता रहनी चाहिए ताकि हम अपने कोड को या और भी जो है वो उसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें। जैसे ह्यूमन में होता है वैसे ही प्रोग्रामिंग में होता है। हम लोग ह्यूमन को ही फॉलो कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आजकल इंटेलिजेंस भी आ रही है। तो यहाँ पे जो है लाइफ साइकिल हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक्टिविटी क्या होती है ये हमने कल बता ही दिया था, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल स्क्रीन को विथ यूजर इंटरफेस ऑफ एन एप्लीकेशन। इट विल एक्ट एज एन एंट्री पॉइंट फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद ऐप। ये एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है जिसमें यूजर इंटरफेस रहता है। और होता है क्या होता है ये पिछले लेक्चर में है। और ये एंट्री पॉइंट की तरह काम करती है। किसी भी ऐप में किसी भी ऐप से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र को एक एंट्री देती है। तो ये एक्टिविटी ये काम करती है। जनरली जो होता है एंड्रॉयड एप्स विल कंटेन मल्टीपल स्क्रीन। ईच स्क्रीन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ एक्टिविटी क्लास। तो जनरली जो होता है हमारे ऐप में एक से ज़्यादा स्क्रीन होती हैं। तो हर स्क्रीन एक अलग एक्टिविटी होती है। तो एंड्रॉयड में जब भी हम कोई एक्टिविटी बनाते हैं तो वो डायरेक्ट कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एंड्रॉयड में आप एक जावा क्लास बनाते हैं और जब आपकी जावा क्लास एक्सटेंड करती है एक्टिविटी क्लास को तब वो एक एक्टिविटी बनती है। जैसे आपको ह्यूमन बनना है या आपको कोई जानवर बनना है या एनिमल बनना है तो आप तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक कि आप अपने से ऊपर वाले जानवर को जो है या उस क्लास को इनहेरिट नहीं करते हैं। अगर आपको ह्यूमन बनना है तो ह्यूमन को इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर आपको लॉयन बनना है तो लॉयन को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो जब आप एक्टिविटी उसी तरह एंड्रॉयड सिस्टम में पहले से एक्टिविटी क्लास बनी हुई रहती है, उसको जब आप एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड मतलब अपनी क्लास को सब क्लास बना लेते हैं और ये सुपर क्लास बन जाती है। तब आप समझिए कि उसकी प्रॉपर्टीज आप में आ गई। अब आप एक एक्टिविटी हो गए। अब आपकी क्लास एक आप नहीं हो गए। आपने जो क्लास बनाई है वो आपकी एक्टिविटी क्लास हो गई। और अब जो है आप सारे एक्टिविटी के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बाय यूजिंग एक्टिविटीज वी कैन प्लेस आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूआई कंपोनेंट्स इन अ सिंगल स्क्रीन। तो एक्टिविटी हमें ये चांस देती है कि हम अपना जो है यूआई कंपोनेंट जो है एक सिंगल स्क्रीन पे सारे कंपोनेंट लगा दें। अगर एक्टिविटी नहीं रहेगी तो हमें वो प्लेस ही नहीं मिलेगा जहाँ पे हम अपने बटन, टेक्स्ट बॉक्स, एडिट टेक्स्ट और चेक बॉक्स, रेडियो बटन ये सब लगा पाए। तो एक सिंगल स्क्रीन देती है जिसमें आप फिर एक लेआउट बनाते हैं, फिर अपने ये सब यूआई ऐड करते हैं उसके अंदर जो कि इंटरेक्शन में काम आती है। तो ये एक्टिविटी मैंने समझा दी। अब आगे चलते हैं। तो फ्रॉम द मल्टीपल एक्टिविटीज इन एंड्रॉयड ऐप वन एक्टिविटी कैन बी मार्क्ड एज मेन एक्टिविटी। अब आपके पास एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। अगर एक ही है तो वो अपने आप मेन एक्टिविटी बन जाती है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं या नया क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो जब आप उसे क्रिएट करेंगे तो आपको दो फाइल मिलेगी, एक एक्सएमएल फाइल, एक जावा फाइल। तो जो आपकी जावा फाइल रहेगी वो एक्टिविटी फाइल रहेगी। और क्योंकि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम ही आप चूज़ करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी वो सब आप चूज़ करते हैं ना, जो पहले हमने बता रखा है। तो वहाँ से आप एक्टिविटी चूज़ करते हैं तो सिस्टम समझ जाता है कि आपको एक्टिविटी बनाना है। तो वो आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी बना के देता है और उसको मेंशन कर देता है मैनिफेस्ट फाइल में और उसको मार्क कर देता है मेन एक्टिविटी की तरह। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत से जब हम लोग यूज़र जो हैं जब एंड्रॉयड सीखते हैं तो उनको इतनी सब चीज़ें पता नहीं रहती कि इसको क्या मार्क करना है,
या नहीं मार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, या कहाँ पे मार्क करना है, या कहाँ मेंशन करना है, मैनिफेस्ट क्या है। तो वो एक बेसिक डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप सी लैंग्वेज सीखें या कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें तो उसमें दिया रहता है कि कुछ फंक्शन पहले से दिए रहते हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ। क्योंकि वो नहीं दिए रहेंगे तो आप बेसिक ही नहीं सीख पाओगे, तो फिर आगे आप क्या जाओगे। तो इस तरह की चीज़ें जो दी जाती हैं, तो एंड्रॉयड में भी आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक्टिविटी बन के मिलती है, और वो मेंशन रहती है मैनिफेस्ट फाइल में, और वो मार्क रहती है मेन एक्टिविटी की तरह, ताकि वहाँ से जब आप इंस्टॉल करें तो वो स्टार्ट हो सके, अदरवाइज वो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो जो भी एक्टिविटी आप मार्क करेंगे मेन की तरह, वही फर्स्ट स्क्रीन रहेगी टू अपीयर व्हेन वी लॉन्च द एप्लीकेशन। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्टिविटी है तो उसको जो है, जो भी जिसको भी आप मेन एक्टिविटी मार्क करेंगे, वही जो है फर्स्ट स्क्रीन जो है आपकी बन के आएगी आपके एप्लीकेशन में जब आप उसको लॉन्च करेंगे। और बाकी एक्टिविटी जब आप इस एक्टिविटी के थ्रू उनको कॉल करेंगे तो वो लोग आ, आपके सामने आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ऐसे बन के रखी रहेगी। तो इन एंड्रॉइड ऐप ईच एक्टिविटी कैन स्टार्ट अनदर एक्टिविटी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। एंड्रॉइड में हर एक्टिविटी जो होती है दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकती है, और फिर वहाँ से वापस आ सकती है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम करते हैं। तो ये हो गया, और बीच में मैं कुछ बोलने वाला था, भूल गया। ठीक है, जैसे मुझे याद आएगा मैं फिर से बोल दूँ। हाँ, मुझे ये बोलना था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें जितनी भी पूरी लाइफ साइकिल में डिस्कस करूँगा, तो जितने भी इसके स्टेट्स हैं या जितनी स्टेजेस में एक्टिविटी जाती है वो सारों को डिस्कस करना है, तो टाइम लगेगा। तो अगर आप टाइम दे सकें तो दीजिए, वरना जो है आप रुक रुक के पढ़ सकते हैं, थोड़ा आज थोड़ा कल। लेकिन मैं वीडियो को बिना वजह ब्रेक नहीं करना चाहता कि कई पार्ट में बनाऊं और डिस्टर्बेंस हो। एक सिंगल वीडियो रहेगी ताकि एक टॉपिक आपका एक बार में क्लियर रहे। तो यही मुझे कहना था, और फिर अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉन्टैक्ट ऐप अगर हम बना रहे हैं तो है उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ रहती हैं। जैसे मेन एक्टिविटी स्क्रीन रहेगी जो कि आपको कॉन्टैक्ट की लिस्ट जो है शो करेगी, ठीक है। और फिर ये लॉन्च हो जाएगी मेन एक्टिविटी, जो कि प्रोवाइड करेगी स्क्रीन टू परफॉर्म टास्क। लाइक अब जब ये लॉन्च हो जाएगी तो इसमें कई सारी आपको टास्क मिलेंगे। जैसे आपको नया कॉन्टैक्ट ऐड करना है या सर्च करना है, तो ये सब उसमें मिलेगा। तो जब लॉन्च हो जाएगी तो आप उसमें क्लिक करके दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं कि हमें नया ऐड करना है या सर्च करना है। इस तरह चीज़ें होती हैं। तो ऑल दिस एक्टिविटीज इन कॉन्टैक्ट ऐप आर लूजली बाउंड टू अदर एक्टिविटीज। तो ये लूजली बाउंड होती हैं एक दूसरे से, मतलब कॉल पे डिपेंड करती हैं या किसी इवेंट पे डिपेंड करेंगी। बाकी वो तुरंत एक के बाद वो एक नहीं आ जाएंगी, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप उसको एक्सप्लिसिटली कॉल वगैरह ना करें। बट विल वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ताकि जो है यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो सके। क्योंकि अगर ये लोग दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं रहेंगे तो आप एक एक्टिविटी पे कितना डिजाइनिंग करोगे और कितने वहाँ पे काम करवा लोगे। तो इसीलिए 2 एक्टिविटी 3 एक्टिविटी हम लोग हर चीज़ को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ये टास्क एक नई एक्टिविटी में लिखेंगे। अगर हमें कोई चीज़ न्यू ऐड करना है तो उसके लिए एक नई एक्टिविटी बनाएँगे, उस पे उसका कोड लिखेंगे, उस पे उसकी डिजाइनिंग करेंगे। अगर सर्च करना है तो एक नई एक्टिविटी बना लेते हैं, उस पे करेंगे और ये करेंगे। ताकि जो है एक सिंगल स्क्रीन पे उतना हौच-पौच ना होने पाए, ठीक है? तो हम अपनी स्क्रीन नीट और क्लीन रखते हैं ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो जनरली इन एंड्रॉइड देयर इज़ अ मिनिमल डिपेंडेंसी बिटवीन द एक्टिविटीज़ इन ऐप। तो जो एक्टिविटी होती है उनमें आपस में बहुत कम डिपेंडेंसी होती है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। To use activities in application, we need to register those activities information in our app's manifest file। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप कोई नई एक्टिविटी अपने सिस्टम में अपने ऐप में ऐड करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैनिफेस्ट फाइल में देनी रहती है। एक्टिविटी हम 2 तरह से बना सकते हैं। या तो आप अपने ऐप प्रोजेक्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू एक्टिविटी चूज़ कर लें, वो हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे तो उसमें बताएंगे। और या तो आप कोई जावा क्लास लीजिए और उसको एक्सटेंड्स करा दीजिए जो है एक्टिविटी क्लास से, या ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो अब आजकल चल रही है उससे एक्सटेंड करा देंगे तो वो एक्टिविटी बन जाएगी। लेकिन जब आप एक्सटेंड कराएंगे अलग से तो आपको फिर जाकर उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग एंड्रॉयड का फीचर यूज़ करते हैं, स्टूडियो वाले का फीचर यूज़ करते हैं कि हम लोग राइट क्लिक करके एक्टिविटी बनाते हैं ताकि जो है इसको ये अपने आप मैनिफेस्ट में मेंशन हो जाए, हमें उसमें मेंशन जाके ना करना पड़े। क्योंकि
कभी हमको याद रहेगा, कभी नहीं रहेगा, भूल जाएंगे तो वो एक एरर आएगी कि उसमें मेंशन ही नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग जब से वही चीज़ करना है तो हम वहाँ से उसका फीचर यूज़ कर लेते हैं और राइट क्लिक करके नई एक्टिविटी बनाते हैं। तो ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में हमें मेंशन करना रहता है और मैनेज करना रहता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल को प्रॉपरली। अब जो आप नई एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं या आपकी जो मेन एक्टिविटी है, उसकी लाइफ साइकिल को आप अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आपके कोड सही से काम नहीं करेंगे। आपका कोई छोटा प्रोग्राम है तब तो आप एक एक्टिविटी में कर लिए और चाहे जैसे भी कर लिए वो चल गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया या 2 नंबर का सम हो गया। लेकिन जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएँगे तो आपको ये लाइफ साइकिल पता रहनी चाहिए कि किस एंड्रॉयड के एक्टिविटी के किस लाइफ साइकिल के स्टेज पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ताकि आपका कोड, क्योंकि तो उस टाइम आप बहुत से रिसोर्सेज को आप गेन करोगे, बहुत से को रिलीज करोगे, बहुत से को होल्ड करोगे। तो कब क्या करना है, कब एक्टिविटी किस स्टेज में जा रही है, वहाँ वो कैसा परफॉर्म करेगी, तो ये लाइफ साइकिल आपको पता रहेगी, तभी आप वहाँ पे वो स्पेसिफाइड कोड लिख पाओगे और आपका ऐप जो है प्रॉपरली रन करेगा। क्योंकि अगर यूज़र एक्सपीरियंस बेकार हुआ या उसका फ़ोन हैंग हुआ या कुछ भी दिक्कत हुई या कोई रिसोर्स नहीं आपका चलने दिया उसने, तो वो आपके ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर देगा। तो अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो ये सब पता रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये हमारी मेन एक्ट वो मैनिफेस्ट फाइल का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपका ये वर्जन वगैरह हमने पिछली फाइल में बता दिया कि वर्जन इसमें लिखा रहता है, इंकोडिंग कौन सी चल रही है, मैनिफेस्ट टैग ओपन होगा, एप्लीकेशन टैग ओपन होगा। ये वो आप समझ लीजिए इसका ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले मैनिफेस्ट टैग रहेगा, फिर एप्लीकेशन रहेगा, उसके बाद एक्टिविटी टैग, और एक्टिविटी टैग के अंदर आपकी एक्टिविटी का नाम रहेगा। तो जब सिंगल एक्टिविटी आपके पास है और आपने उस तरह बनाई है, चूज़ कर लिया है प्रोजेक्ट बनाते टाइम, तो अपने आप मेन एक्टिविटी बन के आएगी, उसका नाम रहेगा, तो ये नाम आपको मिला करेगा। फिर उसके बाद एक्टिविटी क्लास बंद हो जाएगी, एक्टिविटी टैग बंद हो जाएगा। अब जब आप दूसरी एक्टिविटी आप चूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे जो है मेंशन होगी। यहाँ पे एक्टिविटी क्लास इस तरह से खुलेगी, आगे नाम रहेगा और उसके अंदर जो है उसका जो है कैटेगरी वगैरह अगर आप डालेंगे तो रहेगा। अदरवाइज मेन एक्टिविटी जो रहती है इसके अंदर वो इंटेंट फिल्टर लगे रहते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं कि मेन एक्टिविटी है और लॉन्चर एक्टिविटी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन बंद होगा और मैनिफेस्ट बंद हो जाएगा। तो द एक्टिविटी एट्रीब्यूट एंड्रॉयड नेम, तो जो ये एक्टिविटी का एट्रीब्यूट है, ये एंड्रॉयड नेम जो है, ये रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ क्लास दैट वी कैन आल्सो ऐड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। ये हमारी एक्टिविटी क्लास को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हम कई सारे एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, जैसे आइकन क्या है, हमारी एक्टिविटी का लेबल क्या है, थीम क्या है, कौन कौन सी परमिशन चाहिए, आपको इंटरनेट यूज़ करना है, आपको स्टोरेज यूज़ करना है, आपको आ, कुछ भी डेटाबेस यूज़ करना है, जो भी आपको यूज़ करना है वो आप परमिशन में दे सकते हैं, यूजेस परमिशन करके। हाँ, एक्सेट्रा जो होता है, टू एन एक्टिविटी एलिमेंट बेस्ड ऑन और तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हम वहाँ मेंशन कर देंगे। तो इन एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन एक्टिविटीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज ए सब क्लास ऑफ एक्टिविटी। तो अब ये हमने जो अभी इतनी देर से बता रहे थे वही लिखा हुआ है कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जो भी आप एक्टिविटी बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करना रहेगा एज अ सब क्लास की तरह, जो है एक्टिविटी क्लास के। एक्टिविटी आपकी मेन क्लास है जो लिखी हुई है पहले से एंड्रॉइड में, उसको आप एक्सटेंड करिए, खुद सब क्लास बन जाइए, उसको सुपर बनाइए, तो आपकी एक्टिविटी बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो टॉपिक हमारा भाई चल रहा है लाइफ साइकिल वाला। तो जनरली द एक्टिविटीज इन एंड्रॉइड एप्लीकेशन विल गो थ्रू अ डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। अब यहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही है। अभी तक एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जो हमारी एक्टिविटी है होती है वो डिफरेंट स्टेजेस में जाती है। और डिफरेंट स्टेजेस में जाती है अपनी लाइफ साइकिल में। तो उसमें 7 स्टेज उसके होते हैं। तो जितने स्टेज होते हैं उतने कॉल बैक मेथड जो है एंड्रॉयड हमें प्रोवाइड करता है। तो 7 स्टेट्स में हम देखते हैं, तो पहला स्टेज जो आता है ऑन क्रिएट का आता है, फिर ऑन स्टार्ट आता है, फिर उसके बाद ऑन पॉज, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये 7 स्टेट होते हैं। मतलब ये 7 स्टेट होते हैं और हर स्टेट पे नाम पे हमें जो है एक मेथड मिल गया है। टू डिस्क्राइब हाउ द एक्टिविटी विल बिहेव एट डिफरेंट स्टेजेस। तो ये इसलिए मिला है ताकि हम डिस्क्राइब कर सकें कि जो है हर स्टेज पे कैसे वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, कैसे बिहेव करेगी।
तो बाय यूजिंग एक्टिविटी कॉलबैक मेथड्स वी कैन डिफाइन हाउ आवर एक्टिविटी कैन बिहेव। इन मेथड्स के थ्रू ही जो है हम ये बता सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी कैसे बिहेव करेगी जब कोई एक इवेंट अकर होगा, वो स्टार्ट में चली गई, पाउस में चली गई, तब हमारी एक्टिविटी को क्या करना है वो हम उसी मेथड के अंदर लिखेंगे तभी होगा। ठीक। या हमारी एक्टिविटी कोई छोड़ के चला गया तब वो कैसा परफॉर्म करेगी या क्या काम करेगी। तो ऑन क्रिएट मेथड जो है, दिस इज द फर्स्ट कॉल बैक मेथड एंड इट फायर्स व्हेन द सिस्टम क्रिएट्स एन एक्टिविटी। तो ये ऑन क्रिएट मेथड जो है, ये पहला कॉल बैक मेथड होता है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, और ये तब क्रिएट होता है जबकि जो है सिस्टम एक एक्टिविटी क्रिएट करता है, तो ये मेथड कॉल हो जाता है। तो ये मेथड कॉल होता है जबकि पहली बार आपकी एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं या न्यू करके एक्टिविटी बना रहे हैं, जब वो क्रिएट हो रही है तो ये मेथड कॉल हो जाएगा। पहली बार ड्यूरिंग द एक्टिविटी क्रिएशन एक्टिविटी इज एंटर्ड इनटू क्रिएटेड स्टेट। जब हमारी एक्टिविटी क्रिएटेड स्टेट में चलती है तो ये मेथड कॉल हो जाता है। उसके बाद क्या आ रहा, इफ वी हैव एप्लीकेशन स्टार्टअप लॉजिक दैट नीड्स टू परफॉर्म ओनली वंस। अगर हमारे पास कोई ऐसा लॉजिक है जिसको हमें सिर्फ एक बार परफॉर्म करना है, या वो ऐसा कोड है जिसको सिर्फ पूरी लाइफ साइकिल में एक बार रन होना है, तो ड्यूरिंग द होल लाइफ साइकिल जो अगर एक बार रन होना है तो हम उस कोड को जो है ऑन क्रिएट मेथड के अंदर रन करते हैं, क्योंकि ये मेथड एक ही बार पूरी लाइफ साइकिल में कॉल होता है जबकि सिस्टम नया एक्टिविटी क्रिएट करता है। क्रिएशन के टाइम पे जब उस स्टेट में जाती है क्रिएट स्टेट में, तो ये मेथड कॉल होता है। उसके बाद ये मेथड कभी कॉल नहीं होगा, और फिर वो बंद कर देंगे, फिर जब स्टार्ट करेंगे नई एक्टिविटी स्टार्ट फिर से स्टार्ट होगा तो कॉल होगा, अदरवाइज और बीच के लाइफ साइकिल में वो क्रिएट नहीं हो गया। क्रिएट मतलब बच्चा एक ही बार पैदा होता है, तो जब पैदा हुआ तब आपको जो करना है वो कर लीजिए, उसके बाद फिर उसका बचपन नहीं आएगा। तो यही है ये। तो, तो जब पैदा हुआ तभी आप जो है जो काम करना है, और ये सिर्फ एक बार होता है। तो उसी में जो आपको ऐसा कोड अगर कोई है जो आपको सिर्फ एक बार परफॉर्म कराना है तो वो कर लीजिए। अगर हम लोग नया नया एंड्रॉयड सीखते हैं तो ये वाला मेथड हमें बना बनाया मिलता है, ऑन क्रिएट वाला, और उसी में हम लोग अपनी पूरी कोडिंग कर लेते हैं और टेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि जो है हमें और सारों की उतनी जानकारी नहीं रहती है, और एक ही बार के कोड रन में हमें वो पता चल जाता है कैसा, फिर हम उसको बंद करते हैं फिर टेस्ट करते हैं, तो बार बार ये नई नई जब स्टार्ट करते हैं तो ये होता है। ठीक है। तो उसका एग्जांपल ये है ऑन क्रिएट मेथड का, कि जो है जब आपकी जो एक्टिविटी क्लास है उसके अंदर ये एट द रेट ओवरराइड करके लिखा रहेगा। ये बताता है, ये एक सिंबल है कि आपका जो ये इसके नीचे जो मेथड आ रहा है ये आपका अपना मेथड नहीं है, ये मेथड ऊपर जो है सुपर क्लास में पहले से बना हुआ है, आप उसकी नई डिफिनेशन देंगे अपनी क्लास में, इसलिए ये एक ओवरराइड मेथड है जिसका सिग्नेचर ये है। इसको आप सिग्नेचर बदल नहीं सकते, सिग्नेचर बदलेंगे तो ये आपका जो मेथड वो वाला मेथड नहीं रहेगा, और ये इस तरह इसका जो बिहेवियर डिफाइन है वो परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है। तो प्रोटेक्टेड वाइड ऑन क्रिएट होता है, तो प्रोटेक्टेड इसका कीवर्ड है जो कि ये बताता है कि ये एक्सेस कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो ये सेम आपकी फाइल में एक्सेस हो जाएगा, और बाहर वाली फाइल में तब एक्सेस वही फाइल एक्सेस कर पाएंगी जो कि इसको सब क्लास बनाएंगी। ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड है, और कोई मेथड और कोई क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये पब्लिक मेथड नहीं है। ठीक। तो जब तक आप अपनी क्लास को सब क्लास नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये मेथड नहीं मिलेगा। उसके बाद जो इसीलिए यहाँ प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा हुआ है। ठीक। वॉइड ये उसका रिटर्न टाइप है कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है, और ऑन क्रिएट उसका मेथड है, ऑन छोटा रहेगा। ये कैमल केस की पहचान होती है। कैमल केस में जो है ऑन मतलब पहला वर्ड स्मॉल में रहेगा, उसके बाद जो वर्ड आएंगे उनका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। ऑन क्रिएट इस तरह ये एक बंडल का एक इंस्टेंस आप रिसीव करता है, और उसको आप जो है सुपर वाला ऊपर वाला जो ऑन क्रिएट मेथड है जो असली मेथड है ऑन क्रिएट, उसमें ये उसको भेज देता है कॉल करके ये आपका इंस्टेंस, ताकि एक्टिविटी इनिशलाइज हो सके। फिर आपके बाद ये सेट कंटेंट व्यू एक मेथड कॉल करता है, और इसमें आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन को जो है कॉल करता है। तो आर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं एंड्रॉयड में। आर से रिसोर्स करते हैं,
एक्सेस करते हैं। आर रिसोर्स मान लीजिए इसको, या रिसोर्स का फर्स्ट लेटर मान लीजिए आर डॉट लेआउट, तो मतलब आर से आप जाइए लेआउट वाले फोल्डर में, उसमें आपको मिलेगी एक्टिविटी मेन नाम से एक XML फाइल, आगे डॉट XML लगा रहता है, लेकिन कॉल करते टाइम हम एक्सटेंशन नहीं यूज़ करते हैं। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं नया, तो हमारी दो फाइलें बनती हैं, एक जावा वाली एक XML वाली। तो ये आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन जो है, ये उसको कॉल करता है XML वाली को। और ये सेट कंटेंट व्यू, जैसा कि आपका मेथड का नाम बता रहा, जो भी आप कंटेंट को दिखाई देना है उसका व्यू कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है कि आपको आर रिसोर्स यूज़ करना है, लेआउट में जाना है, वहाँ पे एक फाइल पड़ी है एक्टिविटी मेन डॉट XML, उसको ओपन करिए। उसमें जो डिजाइनिंग बनी हुई है, जो कुछ भी है, ब्लैंक है चाहे जो भी बना हुआ है, उसको आप एज ए डिस्प्ले शो करिए, उसको एज ए कंटेंट व्यू शो करिए। तो ये इसका जो है मतलब होता है। बहुत लोग, हम लोग एंड्रॉयड पढ़ते हैं लेकिन ये सब कोई बताता नहीं है कि ये कैसे काम कर रहा है, ये क्या, हम लोग को ये रटा दिया जाता है। क्योंकि एक्चुअली जब हम एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इतना कोड तो लिखा लिखा जाता है, उसके बाद हम यहाँ से जो है इंटर मारते हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो है अपना कोड लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, तभी हम इसको बाद में चेंज कर पाएंगे। तो वंस ऑन क्रिएट मेथड एग्जीक्यूशन इज फिनिश, तो जब एक बार ऑन क्रिएट का मेथड का एग्जीक्यूशन हो जाता है, एक्टिविटी इंटर करती है इनटू स्टार्टेड स्टेट। तो क्रिएट के बाद क्या होगी, स्टार्ट होगी। जब पूरी चीज़ क्रिएट हो जाती है तो फिर वो स्टार्ट होती है, चलना शुरू करती है। तो सिस्टम जो है आपको जो है, आपका सिस्टम कॉल करेगा ऑन स्टार्ट मेथड को। ऑन क्रिएट कॉल हो गया, जब ये फिनिश हुआ अपना एग्जीक्यूशन, उसके अंदर के सारे कोड इसने एग्जीक्यूट कर लिए लाइन बाय लाइन, तो ये फिर गया ऑन स्टार्ट के पास। तो जब ऑन स्टार्ट पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑन स्टार्ट आता है। तो ऑन स्टार्ट कॉलबैक मेथड विल इन्वोक व्हेन एन एक्टिविटी एंटर्ड इन स्टार्टेड स्टेट बाय कंप्लीटिंग द ऑन क्रिएट। तो ये वही लिखा हुआ है कि ऑन स्टार्ट वाले तब कॉल होगा जबकि ऑन क्रिएट कंप्लीशन हो जाएगा ऑन क्रिएट का, तब ऑन स्टार्ट कॉल होगा। तो ऑन स्टार्ट मेथड विल मेक एन एक्टिविटी विजिबल टू यूजर एंड दिस मेथड एग्जीक्यूशन विल फिनिश वेरी क्विकली। तो ये जो ऑन स्टार्ट है, अभी तक आपकी जब एक्टिविटी क्रिएट होती है तो वो क्रिएट वाली विजिबल नहीं रहेगी आपके यूजर को, लेकिन वो जब क्रिएट वाली खत्म होगी तो फट से स्टार्ट वाली कॉल होती है, और ये बहुत तेज फिनिश होती है। और स्टार्ट वाली है आपके जो एक्टिविटी को विजिबल कराती है यूजर को। अदरवाइज अगर ये मेथड कहीं प्रॉब्लम कर गया, नहीं कॉल हुआ बाय डिफॉल्ट, तो आपका जो है एग्जीक्यूशन विल जो है वो नहीं परफॉर्म हो पाएगा, वो एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। तो इसका जो है एग्जांपल ऐसा है कि ये भी एक ओवर रिडन मेथड है, आपको ये सिंबल लगाना है। प्रोटेक्टेड ये भी है, ये सब क्लास के द्वारा ही एक्सेस हो सकता है दूसरी फाइल में। तो प्रोटेक्टेड इसलिए है कि क्योंकि जिस फाइल में ये मेथड रखे हैं उसको तो आप टच नहीं कर सकते, आप अलग फाइल बनाएंगे। तो अलग फाइल से जब अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको इसकी जो है क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसीलिए इसको प्रोटेक्टेड कर दिया गया, तभी ये मेथड मिलेगा आपको जबकि आप उसको एक्सेस करेंगे, उससे जुड़ेंगे। ठीक है, अगर एक्सटेंड नहीं करेंगे तो आपको ये सब मेथड नहीं मिलेंगे। तो ये सिंपल है, प्रोटेक्टेड है, कुछ रिटर्न नहीं करता है, नाम इसका ऑन स्टार्ट है। सुपर डॉट ऑन स्टार्ट आपको सिंपली कॉल कर देना है ताकि इनिशियलाइज हो जाए, और उसके बाद यहाँ इसके नीचे आप जो है अपना कोड लिख सकते हैं, जो काम आपको स्टार्ट के टाइम पे करवाना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूशन द एक्टिविटी इंटर्स इनटू रिज्यूम्ड स्टेट। तो जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर एक्टिविटी जाती है रिज्यूम स्टेट में। ठीक है, और सिस्टम कॉल करता है ऑन रिज्यूम मेथड को। ये सीक्वेंस क्रिएट होती है, फिर स्टार्ट होती है, अब रिज्यूम में पैदा हुई, चलना शुरू की, और फिर अब रिज्यूम में चली गई, काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑन रिज्यूम मेथड ये क्या करता है कि व्हेन एन एक्टिविटी एंटर्स इनटू रिज्यूम स्टेट द सिस्टम इन्वोक ऑन रिज्यूम कॉल कॉल बैक मेथड। ठीक है, तो जब वो रिज्यूम में जाती है तो ये मेथड कॉल हो जाता है। ये तो रटा रटाया है, किताबी भाषा है। तो इस स्टेट में एक्टिविटी स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द यूजर एंड that means user can see the functionality and designing part of an application on the single screen। तो जब ऑन रिज्यूम आता है तब समझ लीजिए कि पूरी तरह से एक्टिविटी जो है आपके सामने आती है और आप उसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। क्रिएट में वो इंटरनली क्रिएट होती है, स्टार्ट में फिर उसके बाद जाती है। तो स्टार्ट में जाती है तो वो फट से जो है उसको विजिबल कराता है और अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करता है, और फिर ऑन रिज्यूम को कॉल कर लेता है। तो ऑन रिज्यूम में जो है आपको ये फंक्शनलिटी आपके सामने स्क्रीन रुक जाती है और आपको उसका पूरा
दिखाई देने लगता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपना उसके साथ जो भी करना है ऐप पे वो आप करिए। इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है सिंगल स्क्रीन पे। तो मोस्टली द कोर फंक्शनलिटी ऑफ एन ऐप इज इम्प्लीमेंटेड ऑन रिज्यूम मेथड। तो जो ज़्यादातर हमारी फंक्शनलिटी है उसको हम इसी ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर जो है लिखते हैं, क्योंकि अब यही टाइम है जबकि एक्टिविटी यूज़र के सामने है और वो उससे इंटरेक्ट हो रहा है। हम ऑन पीरियड पे नहीं ज़्यादा कुछ लिखते क्योंकि उसको सिर्फ सिंगल टाइम रन करना है। ऑन स्टार्ट जो है वो भी जो है तुरंत एग्जीक्यूशन फिनिश करके रिज्यूम पे भेज देगा, तो वहाँ इंटरेक्शन नहीं होता है। तो रिज्यूम में ही हम अपने सारे कोड लिखते हैं। तो the app will stay in this resumed state until another activity happen to take focus away from the app। तो एक्टिविटी आपकी रिज्यूम स्टेट में रहेगी जब तक कि वो यूज़र के सामने खुली हुई है और जब तक उससे यूज़र इंटरेक्ट हो रहा है। और जब कोई दूसरी एक्टिविटी उसके ऊपर आएगी या कोई जो है कुछ इवेंट फायर होगा तो फिर तभी वो रिज्यूम से हटेगी, वरना वो रिज्यूम में चलती रहेगी। तो जब उसके ऊपर से फोकस हटता है, फोकस कैसे हटेगा, जैसे कि कोई फ़ोन कॉल आ गया, तो फ़ोन कॉल किसी भी फ़ोन का एक बेसिक फीचर होता है। तो जब कोई बेसिक फीचर स्टार्ट होता है तो आपके ये सारे जो ऐप हैं ये है वो है, इनको साइड कर दिया जाता है और बेसिक फीचर को ऊपर लाया जाता है। उनके ऊपर से फोकस हटेगा और ये बेसिक वाले पे आ जाएगा, क्योंकि यही मेन काम होता है फ़ोन का। कम से कम फ़ोन आए तो लोगों को पता चले, ये पीछे हो जाएगा तो उसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो मकसद खत्म तो इंस्ट्रूमेंट बेकार। तो इसीलिए फ़ोन को प्रिविलेज दिया जाता है कि जब फ़ोन कॉल आया तो ये सारे हमारी एक्टिविटीज़ का फोकस इस पे से हट के फ़ोन पे चला जाता है। या आप तो जो है मोबाइल रख के छोड़ दिए हैं, उसका स्क्रीन टर्न ऑफ हो गया और टाइम जो उस स्लीपर लगा रहता है उस हिसाब से तभी फोकस हट गया, तो ये रिज्यूम से आपकी एक्टिविटी हट जाएगी। तो इन केस इफ एनी इंटरप्शन इवेंट्स हैपन इन रिज्यूम स्टेट, तो अगर कोई भी इंटरप्शन इवेंट हैपन होता है रिज्यूम स्टेट में तो एक्टिविटी जाती है पाउस स्टेट में। ठीक है, तो पाउस स्टेट में जाएगी तो ऑन पाउस मेथड कॉल कर लेगी। तो इसके बाद रिज्यूम तक हम लोग समझ लिए कि क्रिएट हुई, स्टार्ट हुई, रिज्यूम में काम शुरू हो गया। लेकिन अगर कोई इंटरप्शन आया तो वो रिज्यूम से हट के पाउस में चली जाएगी। तो पाउस स्टेट में पहुंच जाएगी तो पाउस मेथड कॉल हो जाएगा। आफ्टर एन एक्टिविटी रिटर्न फ्रॉम पाउस स्टेट टू रिज्यूम स्टेट, system will again will call on resume method. Due to this, we need to implement on resume method to initialize components that we release during the on pause method। अब क्या होता है कि जब वो ऑन पॉज में चली गई, अब ऑन पॉज में बैठी है, लेकिन जब ये इंटरप्शन खत्म हुआ और उसको फिर से स्टार्ट होना है तो आपका सिस्टम ऑन रिज्यूम मेथड को ही कॉल करेगा। ठीक है, सिस्टम क्या कॉल करता है, ऑन रिज्यूम को। अब वो क्रिएट और स्टार्ट को नहीं कॉल करेगा, पाउस में है तो रिज्यूम को कॉल करेगा। तो जब ऑन रिज्यूम को कॉल करेगा तो हमें रिज्यूम में वो कोड लिखना चाहिए जिसको कि हम इनिशलाइज करते हैं। कोई भी कोड जो जिसको कि पाउस मेथड रिलीज कर रहा है उसको इनिशलाइज हम रिज्यूम में करते हैं, ताकि उस पाउस ने तो रिलीज कर दिया, अब फिर से एक्टिविटी ऑन हो गई तो हमें वो रिसोर्स चाहिए, तो फिर हम उसको रिज्यूम में ही इनिशलाइज करते हैं ताकि फिर से वो हमको मिल जाए। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा गया है कि पाउस में हमें ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वी नीड टू इम्प्लीमेंट रिज्यूम मेथड टू इनिशियलाइज, तो हमें रिज्यूम मेथड यूज़ करना चाहिए कंपोनेंट को इनिशियलाइज करने के लिए, ऐसे कंपोनेंट्स को जो कि पाउस मेथड ने रिलीज कर दिया। ठीक, इसका एग्जांपल ये है रिज्यूम मेथड का, ओवर मेथड है ये। अब इसको पब्लिक कर दिया गया है, इसको आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो है कोई मतलब नहीं है ये आ, आपके कॉल करने से ये रन नहीं करेगा, क्योंकि जो है इसको ऑन स्टार्ट के बाद इसको रन होना रहता है। डायरेक्ट आप कॉल तो करवा नहीं पाएंगे, सिस्टम कॉल करता है। तो इसको पब्लिक करके छोड़ दिया गया है। सुपर डॉट ऑन रिज्यूम आपको कॉल हो जाएगा, ये लिखा रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने कैमरा रिसोर्स अगर यूज़ किया है, उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज चेक कर लेंगे कि अगर वो नल हो चुका है, रिलीज हो चुका है, तो हम उसको इनिशियलाइज करते हैं ताकि आगे एक्टिविटी में वो हमारे पास मौजूद रहे, हम उसका इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि पाउस में गया तो ये उसने पाउस ने कैमरे को रिलीज कर दिया है और आगे कहीं हमको यूज़ करना है, पर ये इनिशियलाइज ही नहीं है तो एरर आ जाएगी। तो इसलिए हम वहाँ पे इनिशियलाइजेशन रिज्यूम में करते हैं ताकि ये सब चीज़ों से बच सके। तो अगर किसी भी तरह का इंटरप्शन होता है तो एक्टिविटी हमारी पाउस स्टेट में चली जाती है। तो पाउस स्टेट में आती है तो पाउस मेथड कॉल होता है। तो जब भी कोई यूज़र एक्टिविटी को छोड़ता है तो वो पाउस में आती है,
System invoke on pause method. On pause method is used to pause the operation like stop playing the music when the activity is in pause state. तो जैसे कोई हमारा म्यूजिक ऐप है और ऑन पॉज मेथड आपने पॉज बटन क्लिक किया तो वो जो है स्टॉप हो जाएगी, म्यूजिक प्ले होना पॉज स्टेट में चली जाएगी। या कोई ऐप स्विचिंग चल रही है, कई ऐप खुले हुए हैं, एक ऐप से दूसरे ऐप पे आप जा रहे हैं, आप व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं। तो जब आप एक ठो से दूसरे पे स्विच कर रहे हैं तो बाकी सारे पॉज स्टेट में चले जाते हैं, और फिर जब आप दूसरे वाले पे आते हैं तो वो वहीं से रिज्यूम होते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल होता है। बिकॉज एवरी टाइम ओनली वन ऐप कैन, क्योंकि मोबाइल में एक टाइम पे एक ही ऐप फोकस रह सकती है, तो वो इसी तरह चलता है। ठीक, ऑन पॉज मेथड कॉल होता है। फिर फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिफाइनिंग, तो ऑन पॉज मेथड ऐसे डिफाइन होता है कि आपको ओवररेडेड मेथड है, पब्लिक है, सुपर डॉट ऑन पॉज कॉल करना है, और यहाँ पे आपको रिलीज करना है कोई भी रिसोर्स जो कि एक्टिविटी आपकी या आपका ऐप यूज कर रहा है वो सारे इसको ये रिलीज करेगा। चेक करेगा अगर कैमरा में कोई इंस्टेंस है तो वो उसको जो है रिलीज कर देगा, कैमरा को नल कर देगा। इसीलिए हम इसका उल्टा रिज्यूम में लिखते हैं कि वहाँ पे कैमरा नल है तो उसको फिर से जो है ये कहाँ गया, ये देखिए आपने, नल है तो उसको इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक, तो ये होता है ऑन पाउस में कि कैमरा अगर हम तो ये कोड ये मतलब पहले से कोड नहीं लिखा रहता, ये हमें इस तरह का कोड, ये एग्जांपल है कि आपको लिखना चाहिए कि अगर आपको कैमरा चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिसोर्स रिलीज नहीं करेंगे और दूसरी ऐप में चले गए या कोई नया फंक्शन नई ऐप हो आगे आ गई, कोई बेसिक फीचर आगे आया, कोई इंटरप्शन हुआ, तो पता चला वो इंटरप्शन कैमरा ही यूज़ करना चाहता है और कैमरा आप पकड़ के बैठे हुए हैं, आपका ऐप पकड़ के बैठा हुआ है, तो एक ही कैमरा है, दूसरा वाला कैसे उसको एक्सेस करेगा? तो आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो वो डेडलॉक स्थिति में पहुंच जाएगा, तो मोबाइल हो जाएगा हैंग। तो हैंग होगा तो यूज़र समझ जाएगा कि आपके ऐप में कोई दिक्कत है, तो वो आपका ऐप अनइंस्टॉल कर देगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कैमरा मतलब कोई भी रिसोर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको पाउस के अंदर आप पाउस मेथड को इम्प्लीमेंट करिए और उसमें रिलीज कर दीजिए, ताकि डेडलॉक ना फंसने पाए और वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाए दूसरी एक्टिविटीज़ को, दूसरे ऐप्स को, ताकि वो उसको यूज़ कर सकें। वरना आप अगर डेडलॉक फंसा देंगे तो काम चौपट हो जाएगा बस। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आता है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑन पॉज मेथड एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट मेथड इधर ऑन स्टॉप आता है या ऑन रिज्यूम। अब ऑन पॉज से दो तरफ रास्ते जाते हैं। अभी तक तो एक सिंगल टॉप डाउन आ रहा था, क्रिएट आया, फिर स्टार्ट आया, फिर रिज्यूम आया, उसके बाद पाउस आया। अब पाउस से रास्ते दो तरफ जाते हैं, या तो आप स्टॉप हो जाइए या फिर से रिज्यूम हो जाइए। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंस आफ्टर एक्टिविटी एंटर इनटू पाउस स्टेट, तो ये देखा जाता है कि जब पाउस स्टेट में चली गई तो उसके बाद क्या आता है, या तो आप एक्टिविटी ऊपर सरका के या बगल में सरका के बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, या फिर से उसको क्लिक करके रिज्यूम करते हैं। तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक स्टॉप के लिए, एक रिज्यूम के लिए। ठीक, अब उसके बाद आता है ऑन स्टॉप मेथड। द सिस्टम विल इन्वोक ऑन स्टॉप कॉलबैक व्हेन एन एक्टिविटी नो लॉन्गर विजिबल टू यूजर। जैसे स्टार्ट मेथड विजिबल करवाता है, स्टॉप मेथड विजिबिलिटी खत्म करता है। तो जब आपकी एक्टिविटी यूजर से विजिबिलिटी हट गई, उस पर कोई और स्क्रीन उसके सामने आ गई, तो ये मेथड कॉल हो जाएगा ऑन स्टॉप वाला, उसको सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि आपकी एक्टिविटी स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, तो एक्टिविटी विल एंटर इनटू स्टॉप, वो एक्टिविटी आपकी स्टॉप स्टेट में एंटर हो जाएगी। दिस हैपन ड्यू टू करंट एक्टिविटी एंटर इनटू रिज्यूम स्टेट या न्यूली लॉन्च एक्टिविटी कवर्स द कंप्लीट। तो या तो आपकी पुरानी एक्टिविटी या जो भी एक्टिविटी है वो रिज्यूम स्टेट में आ गई, कोई दूसरी एक्टिविटी, तो ये वाला एक्टिविटी स्टॉप में चला गया, या कोई नई एक्टिविटी जो लॉन्च हुई उसने पूरी स्क्रीन कवर ली तो पीछे वाली स्टॉप हो गई है, या फिर आपकी ये पुरानी वाली एक्टिविटी है डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वो समझ गया। ठीक है, on stop method is useful to release all the app resources which are no longer needed to user। तो pause में कुछ मेथड pause में आपको रिलीज करने हैं, और स्टॉप में तो आपको जितने आप भी रिसोर्स आपके ऐप यूज कर रहे हैं सबको आपको गिन के रिलीज करना है, ताकि जो है जब आपकी ऐप बंद हो तो सब रिलीज करके बंद हो, किसी को पकड़े जा रहे या सिस्टम को फोर्सफुली रिलीज ना करवाना पड़े। ठीक है, फॉलोइंग एग्जांपल ये है, सिंपल एग्जांपल है, प्रोटेक्टेड वाइड ऑन स्टॉप है, सुपर डॉट ऑन स्टॉप। और नेक्स्ट इसके बाद जो कॉल बैक मेथड आता है
जिसको सिस्टम रेज करता है वो ऑन रीस्टार्ट यूज करता है। इन केस इफ एक्टिविटी इज कमिंग बैक टू इंटरेक्ट विद द यूजर, या ऑन रिस्टॉर्ट कॉल होता है अगर एक्टिविटी फिनिश कर रही रनिंग। तो ऑन स्टॉप के बाद आपके पास आता है या तो रीस्टार्ट होगी, स्टार्ट मेथड फिर से कॉल होगा, या फिर जो है डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा और आपकी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ऑन रीस्टार्ट मेथड जो कॉल होता है स्टॉप के बाद, तो रीस्टार्ट इन्वोक होता है जब एक्टिविटी रीस्टार्ट करती है खुद को। आफ्टर स्टॉपिंग, स्टॉपिंग होने के बाद अगर खुद को रीस्टार्ट कर रही तो रिस्टार्ट मेथड कॉल होगा। तो रिस्टार्ट मेथड रिस्टोर करता है एक्टिविटी की स्टेट को, मतलब वो एक्टिविटी की उस हाल को फिर से रिस्टोर करता है जिसमें कि वो स्टॉप होते टाइम थी, वहाँ पे उसी पोजीशन से वो स्टार्ट करेगा आपकी एक्टिविटी को, जहाँ पे कि आपके स्टॉप के टाइम पे आपके जो फंक्शन चल रहे थे एक्टिविटी वहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऑन रीस्टार्ट कॉलबैक मेथड in order to Android activity will always be followed by on start method। तो जब ऑन आपका ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा तो इसके ऊपर जो है इसके बाद इसके तुरंत बाद आपका ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होगा। ऑन क्रिएट का भी नहीं कॉल होगा, वो सिर्फ एक बार कॉल होता है जब एक्टिविटी आप लॉन्च करते हो या कुछ करते हो। लेकिन अगर फिर से रिस्टार्ट हो रहा है तो रिस्टार्ट मेथड कॉल होगा, उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल होगा और फिर स्टार्ट के बाद फिर वही सीक्वेंस रिज्यूम, पाउज और स्टॉप ये सब आ जाएगा। अब आता है ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। The system will invoke onDestroy method before an activity is destroyed, and this is final callback method received by the Android activity। तो सिस्टम ऑन डिस्ट्रॉय कॉल करता है, ये फाइनल कॉलबैक मेथड होता है ताकि ये जो है हर तरह के रिसोर्स को हटा सके और आपकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सके। तो सिस्टम विल इन्वोक दिस ऑन डिस्ट्रॉय कॉलबैक मेथड ईदर द एक्टिविटी इज फिनिशिंग और सिस्टम डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी टू सेव स्पेस। तो अगर आपकी मिनिमाइज करके एक्टिविटी पड़ी हुई है और छोड़ दिया आपने मिनिमाइज करके, वो स्पेस ले रही है और दूसरा ऐप नहीं चल पा रहा है या काफ़ी टाइम हो गया, तो या तो आप उसको उठा के फिनिश कर देते हैं, और या तो ये होता है कि सिस्टम उसको जो है डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करके फिनिश कर देता है ताकि जो है स्पेस रिलीज हो सके। ठीक है, तो ये वही बात हुई, जो भी रिसोर्स है अगर आप खुद नहीं उसको रिलीज करेंगे तो सिस्टम उसको जबरी रिलीज करवा लेगा। So the on destroy method will release all the resource which are not released by the previous callback stop method। तो डिस्ट्रॉय में अगर स्टॉप में आप नहीं कुछ रिलीज कर रहे हैं, पहले तो आपको पॉज में रिलीज करना चाहिए, वहां से कुछ बच गया तो स्टॉप में रिलीज करिए, और अगर स्टॉप के बाद भी अगर कुछ बचा है तो वो डिस्ट्रॉय में पूरी तरह रिलीज हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इम्प्लीमेंट एक्टिविटी इन एंड्रॉइड ऐप यूजिंग द कॉलबैक मेथड। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज ऑल कॉलबैक्स मेथड इन ईच एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये लाइन इसलिए इतना जरूरी है कि जब आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो अब आप ये पूरी मेथड इंप्लीमेंट करने ना बैठ जाइए कि आप इन्हीं के चक्कर में फंस जाए कि कब कौन सा कॉल हो रहा क्या हो रहा। तो आपको जो है पहला ही ऐप नहीं रन हो रहा है, ये नहीं करना है। आपको अपना पहला ऐप सिर्फ ऑन क्रिएट में कोड करके रन करवा लेना है, और जब आप आगे सीख जाएंगे, जब आप बड़ा ऐप बनाएंगे, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब आप कोई रियल टाइम एप्लीकेशन बनाएंगे, तब आपको इन सारे स्टेट्स का पता रहना चाहिए, इन सारी स्टेजेस का पता रहना चाहिए, कब एक्टिविटी किस स्टेज पे जा रही है। तो उस हिसाब से आप अपनी कोडिंग को जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे कॉलबैक मेथड इंप्लीमेंट करने, आपका प्रोग्राम ऐसे रन हो जाएगा, आपकी ऐप ऐसे रन हो जाएगी। लेकिन ये पता रहना चाहिए आपको कि किस कोड में क्या हो रहा है या किस स्टेज के बाद कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, एक्टिविटी कहाँ जाएगी। अब आप पाउस में हैं तो आप वहाँ पे फिनिश नहीं कर दीजिए, वहाँ से वो रिज्यूम में जा सकती है। तो आपको पाउस में ऐसा कोड करना है जिसके बाद कि वो रिज्यूम में चला जाए। अब किसके बाद कौन सा मेथड आता है ये पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। पता चला आपको रिज्यूम वाला कोड आपने स्टॉप वाले में लिख रखा है तो वो काम ही नहीं करेगा, उल्टा पुल्टा होगा। तो ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए कि कहाँ से एक्टिविटी कहाँ जा रही है। इसका डायग्राम इंटरनेट पे बहुत है, लेकिन डायग्राम समझने से अच्छा है कि आपको ये पूरा फंक्शन समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे बताया है। डायग्राम आप ये आप जैसे ही डालेंगे हेडिंग एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, उसकी इमेज आ जाएगी। ऊपर एक बना रहेगा ऑन क्रिएट, फिर बना रहेगा ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम, फिर पाउज, और फिर यहाँ से दो रास्ते निकले रहेंगे। ये एक रिज्यूम की तरफ जाएगा, एक स्टॉप की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा स्टॉप की तरफ। अब स्टॉप के पास से फिर रास्ते बने रहेंगे दो, एक रिस्टार्ट की तरफ जाएगा, एक डिस्ट्रॉय की तरफ आएगा। तो ये सब है। फिर
और स्टार्ट वाले का पता रहेगा कि वो जाके यहाँ स्टार्ट पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे सब वहाँ पे डायग्राम बना रहेगा। तो यही हमारा आज का वीडियो था, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। खैर, अगर आपको अच्छा लगा या आप इस कोशिश करिएगा पार्ट पार्ट में देखिएगा, अगर आप बोर हो जाएं, लेकिन पढ़ना है तो भाई टाइम देना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।